प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ के मगनार इलाके में पेश आया एक हादसा। मेटाडोर के खाई में गिरने से 10 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने आज डाउनटाउन स्थित पत्थर मस्जिद जीना कदल का किया दौरा और सुविधाओं की समीक्षा। जम्मू में चक्का जाम, बस और मेटाडोर हुई बंद, वहीं रिक्शा की हुई चांदी। सोपोर में कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात, कहा अफसपा को रद्द करने पर गलतफहमी न पालें। जिला विकास आयुक्त बारामूला मिंगा शेरपा तथा कृषि विभाग की उपस्थिति में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में सब्जी पौधों की बिक्री शुरू की गई। अफसपा पर गृह मंत्री के बयान का महबूबा ने किया स्वागत, कहा देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद है ये जुमला नहीं होगा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पुंछ के मगनार इलाके में वाहन के पलट जाने से एक हादसा पेश आया। मिली जानकारी के अनुसार एक मेटाडोर नंबर JK 0121063 गहरी खाई में जा गिरी, जिस वजह से करीब 10 लोग घायल हो गए। इस मौके पर घायल लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अच्छा, जाने उसने 2 बारी मतलब रोकने की कोशिश की थी, नहीं रुकी गाड़ी। अच्छा, मुड़ी वापस बैक आई, काफी कम से कम कोई आधा किलोमीटर पीछे आई तो मुड़ी परत गई गाड़ी टोटली लाद। ये बंगार के मुकाम पे अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे पास अभी 9 जख्मी जो लाए गए जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उनमें से 2 बच्चे भी हैं और 2 बुजुर्ग हैं। तो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और हमारा स्टाफ है वो लगा हुआ है फर्स्ट एड देने को। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है। तो मैक्सिमम लगता है यहीं पे हमारी डील चलेगी। अभी तो जो फर्स्ट एड चल रहा है उनका इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद देखेंगे। ऐसे तो स्टेबल लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने पत्थर मस्जिद जीना कदल का दौरा किया और वहां स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर सुविधाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति है और हम अपनी विरासत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में वक्फ के तत्वाधान में मस्जिदों और दरगाहों में सुधार किए गए हैं और आगे भी इसी तरह के सुधार कार्य जारी रहेंगे। डाउनटाउन के इलाके में है जो हमारा कदीम असासा यहाँ पर है पत्थर मस्जिद, जिसको नौ मस्जिद के नाम से उस वक्त जब 1623 में ये बनाई गई थी, नौ मस्जिद के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। लेकिन अब ये नौ मस्जिद यानी ये जो पत्थर मस्जिद है, ये वक्फ के साथ साथ ASIB आसार कदीमा जिसको देखते हैं
उनकी तरफ से अगर हम इसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम या कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसमें वो थोड़ा सा तजाद हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने देखा पिछले 2 साल से जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम, चाहे वो श्राइन है चाहे वो कोई मौसिक है, हम चाहते हैं कि वो खूब से खूब तर बने और खूबसूरत बने। इसी सिलसिले में हम आज खुद यहाँ पे आए। हमने देखा कि शहर के बीचों बीच ये जो हमारी मस्जिद है, असासा है हमारा, ये हिस्टोरिकल मस्जिद है। यहाँ पे जो वक्फ की तरफ से काम होना है वो हम वक्फ की तरफ से करेंगे, क्योंकि ईद आने वाली है। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मर्द के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि यहाँ पे कोई नई चीज नहीं आई है। बाकी जो असर कदीमा यहाँ पे देखता है, यहाँ पे अगर हम अभी तामीरात पे ध्यान नहीं देंगे तो ये असासा हमारे हाथ से जाएगा। अदरवाइज वो ये कहे कि वक्फ डिपार्टमेंट खुद करे तो हम इसकी तामीर और तरक्की खुद करेंगे। जम्मू शहर में ई बसों के अनुशासनहीन संचालन का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टरों ने आज जम्मू जिले में चक्का जाम कर दिया है। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने अपनी बसें बीच सड़क में खड़ी कर दी और ई बसों के संचालन पर विरोध जताया तथा ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। इससे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि जम्मू शहर में ई बसें चल रही हैं। डाक बंगला सोपोर में कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अफसपा को रद्द करने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के अचानक लोकसभा चुनाव से पहले अफसपा को हटाने पर विचार करने की बात पर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। डिसयूनाइटेड थे ना, इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, तो इसमें यूनाइट्स या रीयूनाइट्स का सवाल कहाँ पैदा होता है ना। हम पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। सर आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफसपा हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे। और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा, नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफसपा को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। लेकिन आप अल्लाह ताला हमें पहले कामयाबी दे, उसके बाद हम पार्लियामेंट में जो भी लोगों की बातें हमें करनी होंगी, जो भी लोगों के जज्बात के वहाँ पे हमें तर्जुमानी करनी होगी, आगे भी किया है, फिर करेंगे। आज जिला विकास आयुक्त बारामूला मेघा शेरपा द्वारा मुख्य कृषि बारामूला, एएससीओ, एडीओ सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि कॉम्प्लेक्स बारामूला में स्थापित हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में सब्जी पौधों की बिक्री शुरू की गई। इस मौके पर आयुक्त मेघा शेरपा ने कहा कि यहां 13 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस हैं, जहां से अंकुरित पौधों को सरकार द्वारा तय किए गए उचित दामों पर बेचा जाता है। सर ये यहाँ से पहले
आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो नर्सरी से जो सीडलिंग्स बनते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स का, एक्सोटिक प्लांट्स का, वो यहाँ पे आवाम में बांट रहे हैं। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ टोटल 13 ऐसे हाईटेक पॉली हाउसेज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ से ये सीडलिंग्स तैयार होके जब रेडी होता है तो सीड के लिए एज पर गवर्नमेंट अप्रूव रेट हम जनता को देते हैं। तो मैं वही होप करूँगा कि ऐसे हम और हाईटेक पॉली हाउसेज बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी रश है, तो इसमें काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि अच्छे कंडीशंस में ये बने होते हैं। आपने देखा, हमारे साथ गए थे, जो हमारे हाईटेक पॉली हाउसेज है जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जहाँ मॉइस्चर भी उसका कंट्रोल्ड है, वो सारे कंडीशंस में ये बनते हैं। आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पर सेल रखी थी। हमारे पास चूँकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं, वो वेराइटीज़ होती है। यहाँ के लोगों के पास किचन गार्डन्स है या लोगों के जिनके पास ज़मीन कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही कम रेट में अवेलेबल रखते हैं। सीडलिंग्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रखता है, वही हमारे आज यहाँ पर उसी की सेल चल रही है। आज यहाँ पर इसलिए लोग जमा हुए थे कि उन्होंने यहाँ पर सीडलिंग ले ली ताकि उनकी पैदावार, उनको वो सीडलिंग मिले जो क्वालिटी वाली सीडलिंग हो, जो बहुत अच्छी सीडलिंग हो। जब तक ये खत्म हो जाएगा तब तक ये रहेगा, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा अप टू जून तक। हम यहाँ पर सीडलिंग देते रहेंगे, बीच बीच में वक्फे से हम जून तक यहाँ सेल यहाँ पर रहेगी। क्योंकि हमारे पास दूसरा हाईटेक भी है, वहाँ भी तैयार हो रहा है, फेज नंबर 2 में उसमें हो जाएगा, फेज नंबर 1 में यहाँ। यही है कि ये लोग गवर्नमेंट ने नॉमिनल रेट पे रखा हुआ है, लिहाजा आप ये कोशिश कर लीजिए कि ज़्यादा कम ले लीजिए और हर जगह लगाइए। हर एक को चाहिए कि यहाँ इससे फ़ायदा उठाए। ये जो सीडलिंग्स है यहाँ से ले जाए और उसके बाद उसको लगाए। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। ये वो नहीं है जो ट्रेडिशनल आमतौर पर होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी वाला होता है, बहुत महंगा सीड होता है, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी की वजह से यहाँ पर ये सस्ता मिलता है। इस वजह से मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स नूरबाग रोड पे जो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है वहां पर तशरीफ लाए। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफसपा को हटाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के भाजपा के वादे की तरह चुनावी जुमला नहीं होगा। पीडीपी ने सैनिकों को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ कठोर अफसपा को हटाने की लगातार मांग की है। अफसपा को हटाना गठबंधन के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है, जिस पर भाजपा ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार अफसपा हटाने के मामले में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगी, क्योंकि इससे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। लोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, अफसपा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरिया से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं। ये एकम सनातन भारत दल जम्मू रियासी के प्रत्याशी एडवोकेट अंकुर शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया।
इस मौके पर उन्होंने जम्मू के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि हमारी पार्टी केवल जम्मू के सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीओजेके के रिफ्यूजियों की भलाई, आशा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और उन्हें उनका सही मेहनताना जारी करने को लेकर अन्य भी कई ऐसे मुद्दों पर एकम सनातन भारत दल कार्य कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्ता का केंद्र कश्मीर से हटाकर यदि जम्मू में स्थापित किया जाए तो इससे बेरोजगारी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। कश्मीर को 47 सीटें दे दी, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू संभाग से भी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ जो ये जिले हैं, कुल मिला के 10 सीटें यहां से भी ले जाती है। तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो एंटी जम्मू पार्टीज हैं, जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म को चलाती हैं, जो अलगाववाद के साथ हैं, जो जिहादी तत्वों को प्रोत्साहन देती हैं, उन्हें आपने 90 में से 57 सीटें दे दी और केवल 46 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो मुझे बताइए जम्मू संभाग के लोगों का क्या फ्यूचर है? हम संघर्ष कर रहे थे कि 21 के सेंसस के आधार पर हमें 50 सीटें मिले, हम अपनी सरकार बनाए, हम अपने लोगों को रोजगार भी दें, हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री भी डेवलप करें। इस धोखे के बाद अब कोई विकल्प नहीं है जम्मू संभाग के लोगों के पास कि संघर्ष करें एक सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए। और एकम सनातन भारत दल के 7 संकल्पों में से एक संकल्प यह भी है कि जम्मू संभाग को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा और साथ ही साथ कश्मीर में जिहाद की कमर तोड़ने के लिए, कश्मीर में 90 के दशक में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसका जवाब देने के लिए कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज में बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के उसमें तोड़ा जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेशों में उन हिंदुओं को स्थापित किया जाएगा जो नरसंहार के विक्टिम्स थे। तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को आधार बना के उनके साथ न्याय करने के लिए, उनकी रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो बांटा जाएगा, ताकि इस्लामीकरण का जो प्रोसेस है पाकिस्तान आईएसआई और जिहादी ताकतों का, उस पर भी लगाम लगे। एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड हम कश्मीर में भी स्थापित कर सके, ताकि भारत का पूरे तरीके से उस पर कब्जा और कंट्रोल रहे। और साथ ही साथ वो लोग, वो तत्व जो हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके कानून बनाते हैं जिहाद के एजेंडा को आगे बढ़ाने का, उनकी भी कमर तोड़ी जा सके और राष्ट्रवादी समाज को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जा सके। देखिए 4-5 कनाल की बात छोड़ दीजिए, जिस नरसंहार की आपने बात की, उस नरसंहार को आगे निरंतर वो चलता रहे, ये सुनिश्चित करवाने में भारत की राजसत्ता की मुख्य भूमिका है। ये बात समझने की है। मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली भारत की राजसत्ता कसूरवार है? क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार, चाहे वो पीओजेके के रेफ्यूजीज हों, चाहे कश्मीरी हिंदू हों, चाहे जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के जम्मू के डोगरास हों, रियासी जिले में भी नरसंहार हुआ, उधमपुर में भी हुआ, डोडा किश्तवाड़ में भी हुआ, कश्मीर में हुआ और 47 में तो आप जानते हैं जो हमारा रेफ्यूजी समाज है। भारत की राजसत्ता ने आज तक हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार माना ही नहीं। आप जानते हैं वो नरसंहार को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये पलायन हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है कि भारत की राजसत्ता हिंदू नरसंहार को पलायन कहती है। हमारी पार्टी की एकम सनातन भारत दल की और स्वयं मैं पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं, यह भी कर रहा हूं कि भारत की राजसत्ता आधिकारिक तौर पे हिंदुओं के साथ जो 47 में हुआ, हिंदुओं के साथ जो 90 के दशक में हुआ, जम्मू में कश्मीर में दोनों जगह पे मिला के उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करे। नरसंहार घोषित करते ही यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड जो है उसके तहत लोगों की रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए बात करे। फिर 25-25 लाख और 48-48 कनाल जमीन क्या, फिर 10-10 करोड़ के ऊपर सेटलमेंट होगी। उस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहला कदम यह है कि भारत की राजसत्ता इस नरसंहार को नरसंहार आधिकारिक तौर पर माने, उसकी पूर्ति के लिए हम संघर्षरत है और हमारी पार्टी का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, डिक्लेयर्ड गोल है और इसके लिए हम संघर्षरत भी हैं कि हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक मान्यता मिले और फिर ट्राइब्यूनल सेटअप करके उन जिहादियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे, चाहे वो अलगाववादी हुर्रियत जैसे संगठनों से संबंधित थे, चाहे वो आम समाज के लोग थे जिन्होंने आतंकवादी संगठनों का साथ दिया इस तरीके के जेनोसाइड को कैरी आउट। हिट एंड रन मामले को लेकर आज सेरी बाजार भदरवा में विरोध प्रदर्शन किया गया। बीती शाम आईसीआईसीआई बैंक के पास एक अनियंत्रित बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। महिला को उपजिला अस्पताल भदरवा में पहुंचाया गया और बाद में महिला को जीएमसी जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भदरवा ट्रैफिक पुलिस पर नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहा कि वे गहरी नींद में सो रही है और इसी की लापरवाही का नतीजा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं रोजाना हो रही हैं, जिसका भुगतान मासूम लोगों को अपनी जान गंवा कर करना पड़ रहा है। देखिए एक अफसोसनाक वाक़ा जो रात को हुआ, एक लेडी जो है बाइकर ने हिट की थी, उसकी डेथ हो गई जम्मू जाते लेते लेते। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ का जो ट्रैफिक निजाम है बिल्कुल धर्म भरम में खराब है और अफसोस है ये
कि जिन एहलकारों को इसके लिए रखा है वो नाकाम हो चुके हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। मैं ऑनरेबल डीजी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस पे इंक्वायरी की जाए और जिसने ये कारनामा किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ के लोगों में जो गम और गुस्सा है, जो सैलाब आने वाला है, आपको मुश्किल हो जाएगी फिर उस सैलाब को हटाने में। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर और भद्रवा का ट्रैफिक का निजाम जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वो प्रोटेस्ट इसलिए है कि आम जनता, भद्रवा में रहने वाली आम और गरीब जनता, वो जनता जो पैदल चलती है, जिसको अपने बच्चे को लेने जाना है केवी स्कूल तक, जिसको पहुंचाने जाना है, वो गरीब आदमी जो किराया नहीं खर्चता दुमेल से यहाँ आने का और वो पैदल चलता, वो बूढ़ा बेचारा वो पैदल नहीं। और ये हमारी बहन इतनी शरीफ ये लेडी थी, ये बहन, ये आप कहीं उसने कपड़े सीने दिए थे उधर लिंक रोड इधर वास्की विहार में, उसकी पेमेंट करने गई थी और वहां से आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, वो बिल्कुल अपने साइड से चल रही थी, कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और अपने घर से शहजादे की तरह गंदनाते हुए लोग निकलते हैं और किसी को भी मार देते हैं। ये चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं क्या? अभी आपने देखा, अभी 5-10 मिनट पहले एक बार आया वो स्कूटी वाला और यहाँ 30 पुलिस वाले खड़े थे, ये उसको नहीं पकड़ सकते, वो उसको पकड़ नहीं सके, उनसे भाग गया वो। श्रीनगर के जैनकोट निवासियों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि रमजान के इस शुभ महीने में भी हमें बिजली के बिना रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग नागरिकों की बात को नहीं सुन रहा है और लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बिजली को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। कल शाम हमको इस माह मुबारक के महीने में बिजली काट दी गई। हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। डिमांड सिंपल है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं, पोल अच्छे से लगाया जाए, वायर को अच्छे से बिछाया जाए ताकि यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और यहाँ पे लोगों की बात सुने बगैर बिजली को काट दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि AEE को लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, लेकिन उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने गांव के अगेंस्ट FIR दर्ज किया। और ये एक सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। 2024 में भी हमारे गाँव में ये हमारी माएँ बहनें बच्चे सड़क पे हैं बिजली के लिए। गवर्नमेंट के इतने बड़े बुलंदबाग दावे अगर जो वो कर रहे हैं, रोड सड़क पे तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इनको फ्लड रेट लगानी है, फ्लड रेट लगाए, मीटर लगाए हैं ऑलरेडी, उसमें केबल लगानी है वो लगाए, लेकिन कम से कम इनका रोल जो है, ये ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, हम इनके पराया नहीं है, हम इनके कंज्यूमर हैं। हम इनको महीने के बाद पेमेंट देते हैं, इनको बिल पे करते हैं, लेकिन वो बिल पे हम करते हैं इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिजली मिले। बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी ये कि जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया, यहाँ पे जो गाली गलौज किए इन्होंने, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ा नदामत का इजहार करके माफी मांगे। हमारे बड़ साहब बुजुर्ग है, यहाँ के गांव के सबसे बुजुर्ग है और सीनियर सिटीजन, वो तो किसी के साथ लड़ नहीं सकते हैं, उल्टा उनको इल्जाम लगाया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ नेता हकीम यासीन ने गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा हटाने पर की गई बयानबाजी का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अब वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपनी कही गई बातों पर गौर करें और उसे अमल में लाया जाए। जो दो ये ट्रुप्स के बारे में कि इनको हम आहिस्ता आहिस्ता बारकों में भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा बयान है उनका। मगर अब देखना यह है कि वेलकम करने के बाद कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ की जमीनों के बारे में कह दिया था, तो आज तक वो जुमलाबाजी ही रही। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक होम मिनिस्टर साहब ने एक जरूरतमंदाना तरीके से जिन बातों का इजहार किया, हमें पूरी उम्मीद है अनुमन वो इस पर अमल पैरा होंगे, जो कि यहाँ के लोगों के जो मामलात है, मुश्किलात है। और पूरी उम्मीद ये भी है कि उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट के साथ ही यहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाने,
और अब 10 साल हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको अपनी मुंतखबा सरकार नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं हर लिहाज से, तामीर तरक्की के लिहाज से भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है। एक जबरदस्त ये उसका जो मदावा है वो है पहले इलेक्शन। पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने कहा कि एक ताकतवर सरकार मिलेगी, ताकतवर गवर्नमेंट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब वो इलेक्शन करवाएंगे। ये जमहूरी निज़ाम में हम रह रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने कल फरमाया इन 2-4 बातों के बारे में, जो यहाँ के लोगों को आज तक भी शुबहात है दिलों में, जमीनों के बारे में, बाकी सफा के बारे में या दूसरी चीज, अब उन्होंने बजाते खुद ही इन चीजों का वाशगाफ अल्फाज में अपने स्टेट में, अपने बयान में ऐलान किया। तो पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीजों का जो उन्होंने यहाँ पर अहाता किया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये अनमन इस पर अमल पैरा होगी, ताकि जो इन्होंने कहा दिल की दूरी और दिलों की दूरी को दूर करने के लिए एक मौसर स्टेप होगा अगर इस पर यह अमल पैरा हो। खुमीना बहाराबाद तहसील हाजिन जिला बांदीपुरा में आज आग लगने की घटना में एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ये आवासीय घर स्वर्गीय अब्दुल मजीद शाह के पुत्र शब्बीर अहमद शाह का है। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इस दौरान पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। शबीर अहमद शाह रोजान खन्ना बहराबाद अस लग रात 1 बजे नार मान समझ आ मान क्या हिसाब किताब गो मतलब बस कर गवर्नमेंट अपील यूत यूत चलो यूत करो मदद अस हेल्प जरूरत मोज बेच में बेन मोल गुजरिया परसु तस लग रप 2-5 लाख बेन कह सहारे ईच कस बचान अम पलो लगे हमसायन हंद पलो लगे मान इंशाल्लाह गवर्नमेंट कर अपील यूत यूत मान हेल्प जरूरत बस खुदा हेल्प बस गरीब लोग समझी नजान हमसायो कर तुम तो और मकान पोरस न समझी नार कोर गोरी कर गए वो मंगेश गो बनाया थक जाए दिन पे हमसायो कर और की बनाया ये मकान मगर को थक जाए दिन पे बच्चे मासा मासा टावर मुतवसित माज पतर और चुप्टी दरवाजा नबरम बंद पत खुलो नमने दराज इन कर और कर मकान एनसी मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि या तो राज्य प्रशासन झूठ बोल रहा है या गृह मंत्रालय। यदि हालात सामान्य है तो विधानसभा चुनाव में देरी किस बात की। उन्होंने कहा कि इस देश का असली आभूषण लोकतंत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं जनता करती है। इस दौरान उन्होंने अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए नागरिकता संशोधन कानून पर भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। तो या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है या तो होम मिनिस्टर साहब को इनने गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो नहीं सकती है। अगर अफस्पा रिमूवल के लिए हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन के लिए हालात क्यों खराब थी। बात है अगर वो ला सकते हैं उस कश्मीर को इस कश्मीर के साथ, तो उसमें किसी को शायद आपत्ति या किसी को रिजर्वेशन नहीं होगी। बट बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि उनके सवालों और उनके जवाबों में 2-3 चीज हुआ कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आप तो इस मुल्क की सबसे बड़ा जो गहना है वो डेमोक्रेसी है यहाँ की, और हम या आप नहीं चुनते हैं, वो आम लोग जब बैलेट बॉक्स में जाके हैं वो चुनते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। तो इलेक्शन कर रही है वो जो लोग फैसला करेंगे वो सर आंखों पर
पर दिल्ली से उसका फैसला नहीं आना चाहिए। यहां के लोगों को फैसला करना है, क्या वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव को यहां इलेक्ट करना चाहते हैं या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को। और ये सारी चीजें उन चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल CAA होता तो इसमें जूस, इसमें बाकी जो तबके हैं उनको भी एक्सक्लूड किया, और खासकर मुसलमानों को। रमजान के चल रहे महीने में आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति, मौसम विज्ञान, नगर पालिका परिषद अनंतनाग और राजस्व विभागों के विशेष दस्तों द्वारा बाजारों की जांच तेज कर दी गई है। इस दौरान टीम का नेतृत्व ADC अनंतनाग तहसीलदार ने किया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई और दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनके वाजिब मूल्यों को ध्यान में रखने की चेतावनी दी गई। सब खुद हमारे साथ मार्केट चेकिंग के लिए आए थे, क्योंकि हमें चीज़ों को देखना था कि ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही है। दूसरा यहाँ पर एक इशू है, हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो ये हमारे जो वेंडर्स हैं एक अच्छी खासी देता है अनंतनाग में, तो वो भी रोड साइड अपना ठेला वगैरह लगाते हैं, तो अनड्यू उनसे भी इनकन्वीनियंस कहीं ना कहीं पब्लिक को हो रही है। तो इस सिलसिले में हमने आज एक चेकिंग की। हम इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पर हमने इनको कहा कि एक तो जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स है या फ्रूट सेलर्स है या मटन वाले हैं या चिकन वाले हैं, उनको कहा कि प्राइस जो है वो स्ट्रिक्टली अडहर करें, क्योंकि सियाम चल रहा है, आगे ईद भी आ रही है। दूसरा, जो फुटपाथ पे इन्होंने अनड्यू थोड़ा सा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन की हुई है, वो भी हमने एक बड़ी जगह हटाई है, और ये मूव जो है ये आगे रहेगा। तो हम इस वक्त क्लोज कोलैबोरेशन विद म्युनिसिपल कमेटी अनंतनाग, फूड सप्लाईज। बड़गांव में आज रावतपुरा खग से बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जेके पीपुल्स के वरिष्ठ नेता, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सेंट्रल जोन प्रभारी खानशी विधानसभा क्षेत्र मंजूर अहमद वानी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान संसद चुनाव के लिए पार्टी एल्बम भी आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। मंजूर अहमद वानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सभी स्तरों पर पार्टी को मजबूत करने और पहुंच कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो हुआ, उसी बारे में हम गांव-गांव जाते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम लोग उनके सामने अपनी बात रखते हैं, इनसे वोट मांगते हैं। हम आज यहाँ रावतपुरा में आए थे इन दोस्तों से मिलने के लिए। वो तो क्लियर ही बोलते हैं नेशनल वाले की बीजेपी के साथ मिला हुआ है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी और अपनी पार्टी भी, वो तो क्लियर बोल रहे हैं ना। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, सबसे पहले जब तक उस वक्त तक यहाँ बीजेपी का कोई नाम ही नहीं था, उमर अब्दुल्ला मरकजी गवर्नमेंट में मिनिस्टर था 99 में। उससे पूछा कि वो किस तरह मिनिस्टर था, वहां उनके साथ क्या रिश्ता था उनका उस टाइम। उसके बाद बीजेपी वालों को दावत करके लाया पीडीपी वालों ने। आजकल वही लोग बोलते हैं वो ए टीम है बी टीम है, जब ये ए टीम बी टीम है वो दोनों सुपर टीम है बीजेपी के। हाँ, हम तो हमारे लीडर जब जाते हैं वो दिन को मिलते हैं उनसे, हमारे लीडर जाते हैं वो दिन को मिलते हैं, लेकिन वो रात को मिलते हैं। रियासी में आज मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वीप के तहत सभी कर्मचारियों ने मतदान करवाने की शपथ ग्रहण की और इस मौके पर मिनी सचिवालय में माइक्रो ऑब्जर्वर को एक दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान सभी लोगों को बताया गया कि कोई भी मतदाता मतदान करने से पीछे नहीं रहे, इसके लिए सभी को जागरूक किया गया। इस दौरान एसडीएम धर्माड़ी ने बताया कि जिला में मतदान करवाने की तैयारी पूरी तरह से जारी है। लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खासकर युवा मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया गया। Political parties, their candidates, their polling agents, their election agent, whosoever would be there from that party, that the EV them. There is zero count. There are 5 polling agents from 5 different parties. There might be few candidates. They will also be given fair chance to vote better.
they will press the button, there will be a beep sound, and with every vote passed to the medium of EVM, there will be a paper slip. रखते हुए ये शब्द देते हैं करना है, किसी ने करना है कास्ट, सारी वोट कास्ट करेंगे। जहां से ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ये स्लिप गिर गई 7 सेकंड के लिए अपीयर होगी। अच्छा, ये स्लिप जैसे ही नीचे गिरी, बीप की आवाज आई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता चल गया कि वोट डला या नहीं डला। अब अगर जहां से बीप की आवाज नहीं आई, देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जब एकदम क्लियर है कि इलेक्शन जो है उसका जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसी की कड़ी में आगे चलते हुए आई को ट्रेनिंग जो हो रही थी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है स्टाफ से होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर ये सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं की ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि ये काम करेंगे जनरल ऑब्जर्वर के अंडर, उसकी सुपरविजन और कंट्रोल में। अब क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है तो एक ऑब्जर्वर के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर जाए, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है ये डिप्लॉय किए जाते हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर ऑन द बेसिस ऑफ उस पोलिंग स्टेशन की सेंसिटिविटी, उसकी क्रिटिकलिटी को देखते हुए। तो ये बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं जनरल ऑब्जर्वर को इन केस ऑफ अगर कोई भी वहाँ पर पोल डे में कोई विशिएशन या किसी तरह का कोई इशू होता है, तो ये बेसिकली उसकी कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं। ये हमारा स्वीप का प्रोग्राम सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो लोगों को, जो लोग अपना वोट नहीं कास्ट करना चाहते, उनको अवेयर करें, उनको मोटिवेट करें और वो मोटिवेट होकर अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि मैक्सिमम वोटर जो हैं वो अपना वोट कास्ट करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।